Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Before we begin our today's session, I'd like to briefly recap what we did in the last session. In our last session, we did a couple of theories and to see that a shift took place from powerful effect of mass media to limited effect of mass media. और हमने ये देखा था कि जो पहले जो एक बड़ी जनरलाइजेशन की गई थी कि मास मीडिया का एक बहुत पावरफुल इफेक्ट है और हमने मैजिक बुलेट थ्योरी की बात की थी, उसके अगेंस्ट जो नया पैराडाइम बना वो लिमिटेड इफेक्ट ऑफ मास मीडिया का बना। और ये जो पैराडाइम बना उसकी कुछ वजूहात थी, क्योंकि दिस वाज द टाइम व्हेन लॉट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च केम एंड वाज डन टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी। और इन एम्पिरिकल रिसर्चेस के अंदर हमारे पास बड़े बड़े पायनियर सोशल रिसर्चर्स के नाम हैं, जिसमें कि सासफेल्ड और कार्ल होवलैंड का नाम है। इन लोगों ने मीडिया के बारे में जो ये मिथ थी कि मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम और मीडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर ऑन इट्स ऑडियंस, उस मिथ को तोड़ा और उसको जो बेस बनाई वो अपनी एम्पिरिकल स्टडीज़ बनाई। और मैंने आपके साथ लास्ट टाइम जो डिस्कस किया वो एम्पिरिकल स्टडीज़ क्या थी, दे वर बेस्ड ऑन सर्वे मेथड और दे वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक नई फ़ज़ा जो कायम हुई वो ये हुई कि अगर हमने मास मीडिया के इफ़ेक्ट्स को सही तरह से स्टडी करना है तो हमें एम्पिरिकल रिसर्च पे जाना पड़ेगा। हमें ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी जिसमें कि हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आएँ और उसकी बेस के ऊपर हम अपनी कोई ना कोई जो फाइंडिंग है या कोई भी जो हम थ्योरी बनाना चाहते हैं वो बनाएं। आज के सेशन में we will do couple of things. What we will discuss in today's session is the concept of middle range theories और वो क्या हैं, और फिर उसके साथ साथ हम उन मिडिल रेंज theories के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी prominent middle range theories थी जिन्होंने के लिमिटेड इफेक्ट ऑफ मास मीडिया को कंसोलिडेट किया। जो आज के और आने वाले सेशन में हम theories, मिडिल रेंज theories जिनको हम स्टडी करेंगे वो हैं functional analysis approach, information flow theory, diffusion theory, Clapper's phenomenistic theory, mass entertainment theory, elite pluralism। और जब हम ये कर लेंगे तो साथ साथ फिर हम we will just sum it up and we will see what are the assumptions that are made for the limited effects paradigm। और फिर हम कुछ जो उसके drawbacks हैं limited effects paradigm के that we will study, and then finally we will also study the contributions that were made because of this limited effects paradigm. Before I again begin with the concept of middle range theories, let's just again look at the history. History में हम देखते हैं कि 1950s और then in 1960s तो television है, और especially जब color TV आ गया तो it took the world by shock in the sense के people were so motivated towards the television and people again thought it is something that is going to bring such a big change in the society। तो वो एक किस्म का एक फिनोमेना बिल्डअप होने लगा। और क्योंकि कलर टेलीविज़न की एक अपनी फैसिनेशन भी थी तो जो ऑब्जर्वेशंस आई वो भी ये आई कि लोग जो हैं वो कलर टेलीविज़न बड़े शौक से देख रहे हैं एंड देयर लाइफस्टाइल्स आर चेंजिंग, दे ग्लूड टू द टीवी। लोगों ने अपने रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया था, लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना कम कर दिया। फिर कुछ लोगों बच्चों में भी ये कुछ देखा गया कि बच्चों की भी कुछ आउटडोर गेम्स जो थी वो अफेक्ट हुई, उनकी जो रीडिंग हैबिट्स थी वो अफेक्ट हो रही नज़र आ रही थी कि वो अफेक्ट हो रही हैं। तो एक किस्म का एक कंसर्न बन गया कि जो कलर टेलीविज़न है उसने जो एक हमारे लाइफस्टाइल है, जो एक तरीका का चला रहा था लोगों का एक दूसरे से मिलने का, उसमें देयर वाज अ मेजर चेंज। So now the concern of the parents especially was कि what if our children continue watching television like this, what possible changes can it bring on our children? And so there was this worry that again motivated the scientists, social scientists, to work out and to see what is the relationship between now the television and the children, or the effect of this medium on the children. ये भी कंसर्न बढ़ गई कि क्या जो बच्चे बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं उनमें कोई डिलिंक्वेंट बिहेवियर या उनमें कोई वायलेंट बिहेवियर तो नहीं आ गया, एंड दैट वुड ग्रेजुअली लीड देम टू जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। So this was also a concern.
then they thought maybe if they will keep on watching television it would make them passive. What we mean by passive is कि they would stop thinking. जैसे अक्सर हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी हो जाता है ना कि आप जब अक्सर हम भी बच्चों के मामले में भी आजकल भी ये सोच रहे होते हैं कि जो बच्चे सारा वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं तो उनका अपना थिंकिंग प्रोसेस शायद नहीं हो रहा, वो बस एक खामोशी से बैठ के देख रहे हैं, तो वो जो उनकी अपनी क्रिटिकल एबिलिटीज़ हैं दे माइट बी अफेक्टेड. एंड व्हाट वी मीन बाय पैसिव थिंकिंग इज़ कि they are uncritical, they don't question things and they are very uncritical. So this is what the concern of the parents was. Similarly ऐसे इसी बात को आगे बढ़ा के उन लोगों की ये भी कंसर्न होगी कि क्या ये जो टेलीविज़न है ये हमारे जो माशरे का जो फाइबर है उसको भी तोड़ देगा, या जो हमारे माशरे में जो लोगों का मिलना जुलना है उसमें जो ताल्लुकात हैं क्या उनको भी तोड़ देगा. They were concerned about that also. So because of these reasons, again another very prominent social scientist, Wilbur Schramm, in 1950s came forward along with other researchers like Jack Lyell and Edwin Parker. Now these social scientists again did number of research work to show what is the relationship between television and children, because होता ये है कि लोगों की ऑब्जर्वेशन जब हो जाती हैं और एक महफिल में कोई बात हो रही है, दूसरी महफिल में भी उसी किस्म की बात हो रही है, तो उस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए हमें एक रिसर्च करनी पड़ती है. तो इसमें जो सबसे सरे फहरिस्त जिन स्कॉलर का नाम है वो विल्बर श्रैम है. विल्बर श्रैम जो हैं उन्होंने 1960s और 70s में रिसर्च सेंटर्स जो थे वो बनाए, और इन रिसर्च सेंटर्स में एक दो नहीं बल्कि कई रिसर्चर्स हुई, और उन तमाम रिसर्चर्स को फिर उन्होंने कंसोलिडेट किया एंड देन ही केम अप with certain answers. उनकी जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हैं, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बनाए, और उनको बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी ग्रांट्स मिली, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी उनको ग्रांट्स थी, और वो तमाम जो ग्रांट्स थी उन सबको उन्होंने इस्तेमाल किया और रिसर्चेस की, और उन रिसर्चेस की जो फाइंडिंग्स थी उनको बेस बना के उन्होंने कुछ रिजल्ट्स को जनरलाइज करने की कोशिश की कि जो एम्पिरिकल एविडेंस था, जो एम्पिरिकल रिसर्चेस थी, दैट बिकेम द बेस फॉर एम्पिरिकल जनरलाइजेशंस. यानी कि जो पहले अप्रोच थी कि आप कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशंस हों और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को जनरलाइज कर दिया जाए, यहाँ पे जो विल्बर श्रैम की अप्रोच थी वो ये थी कि उन्होंने एम्पिरिकल एविडेंस को लिया और बहुत सारे एम्पिरिकल एविडेंसेस को लिया, यानी बहुत सारे रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स को लेकर फिर उनके रिजल्ट्स को जनरलाइज किया. दिस इज कॉल्ड एन इंडक्टिव अप्रोच. आई विल एक्सप्लेन दिस मोर इन डिटेल इन अ लिटिल व्हाइल. एनीवे, सो व्हाट ही डिड वाज कि ही एक सिस्टमैटिक स्टडीज़ और सिस्टमैटिक रिसर्च वर्क के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ फाइंडिंग्स को सामने किया. उसमें से जो इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई वो कुछ ऐसे थी कि ऑफ कोर्स इट वर्कड इन द सेम पैराडाइम या इन द सेम फ्रेमवर्क कि द मीडिया डज नॉट हैव अ पावरफुल इफेक्ट, इट हैज़ अ लिमिटेड इफेक्ट. और जो उनकी फाइंडिंग्स थी उनको अगर हम नटशेल में या उनकी फाइंडिंग्स उनके अल्फाज में देखें तो वो ये थी. उन्होंने कहा, नो informed person can say simply that television is bad or good for children. For some children, under some condition, some television is harmful. For other children, under the same condition, or for the same children under other conditions, it will be beneficial. And for most children under most conditions, most television is probably neither particularly harmful nor particularly beneficial. Very interesting. इन रिसर्च स्कॉलर्स की जो फाइंडिंग थी उन्होंने ये कहा कि जी जो टेलीविज़न है उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो तो नेगेटिव नहीं है, और उसका उन्होंने जो वजूहत दी वो ये दी कि टेलीविज़न कुछ बच्चों के ऊपर कुछ ख़ास हालात पे कुछ असर छोड़ सकता है, यानी कि द टीवी हैज़ सम इफेक्ट ऑन सम चिल्ड्रन ऑन अंडर सम कंडीशंस. और फिर अगेन ही सेज कि ये भी हो सकता है कि ऑन द सेम चिल्ड्रन अंडर सम अदर कंडीशंस देयर इज सम अदर इफेक्ट, मे बी अ बेनिफिशियल इफेक्ट और मे बी अ हार्मफुल इफेक्ट. सिमिलरली कुछ और बच्चों पे उन्हीं कंडीशंस के ऊपर कोई और इफेक्ट हो सकता है. यानी कि द थिंग वाज कि द होल अप्रोच वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट
you could not pinpoint के there is a special effect of the television on the children. इसकी जो डिटेल्स हैं वो यूं हैं, कुछ रिसर्च से उनको ये उनकी फाइंडिंग हुई कि जी अगर बच्चे जो हैं दे बिलोंग टू एन अनहैप्पी फैमिली और द कंडीशंस एट देयर होम आर सच that everybody is short tempered or they are not taking care of each other, so what happens is when these children are exposed to some content of the television, not to all contents of the television, then they might catch some harmful effect. और फिर यही है कि यही बच्चे हो सकता है कि कुछ कंटेंट्स टेलीविज़न के देखें और उनसे उनको एक अच्छा इफेक्ट भी मिल जाए. और इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जिनकी बैकग्राउंड अच्छी हो और वो उनकी बैकग्राउंड उनकी फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, उनकी फैमिली टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो मे बी वो वही कंटेंट देखें और उनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो और बल्कि इन फैक्ट दे माइट बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट प्रोग्राम. So the focus was that some children under some conditions would have some sort of an effect. और overall जो finding जो जिस पे कि उन्होंने stress किया वो ये था कि overall जो है ज़्यादातर बच्चों के ऊपर ज़्यादातर कोई influence नहीं होता है, ना harmful ना beneficial. यानी कि कभी कभार ऐसा हो सकता है, occasionally आप इस किस्म का influence of the television on the children you can see, but you can't generalize this thing and you can't say that all the children are affected and by all the programs on the television. So this is what their findings were, and these findings were based not on one or two researchers. These findings were based on hundreds of researchers. और उस ज़माने में जो trust था on research work was was a lot. So when these people came up with these findings, these scholars came with these findings, तो एक किस्म का एक जो जनरल फ़ज़ा बन गई वो ये हो गई कि या जनरल फ़ज़ा ऑफ द रिसर्च, जनरल एटमॉस्फेयर या जनरल कंडीशंस ऑफ द रिसर्च was that they started working with this thing that the media does not have a powerful effect, it has a limited effect. So according to the researcher, the effect of television could most usefully be viewed as an interaction between characteristics of television and characteristics of viewers. Now, if you look at this, means कि Wilbersham और उनके साथ जो बाकी scholars थे, उन्होंने जो नटशल में बात की वो ये की कि अगर टेलीविज़न का लोगों पे कुछ असर है तो वो that is dependent on one thing, that is the characteristics of the people and the characteristics of the medium itself. यानी कि लोग कितने किस्म के होते हैं, कोई कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ इमोशनली बड़े स्टेबल होते हैं, कुछ इमोशनली बड़े अनस्टेबल होते हैं, कुछ की सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ और होती है. तो किसी मतलब यू हैव डिफरेंट, सम पीपल आर रिच, सम आर पुअर, सम हैव डिफरेंट, well all the people in our society have different experiences. So because of their experiences, because of their socio-economic backgrounds, they will take different effect from the television. And again, जो television itself है उसके भी different characteristics हो सकते हैं और हर characteristic जो इसमें जो प्रोग्राम आ रहे हैं उस हर प्रोग्राम के क्योंकि characteristic फ़र्क है उसकी वजह से उसका जो असर है वो लोगों पे भी फ़र्क होगा. It will not be the same. So the things that affect the influence of the television on its viewers is the characteristics of the viewer and the characteristics of the content or of whatever is being shown on the television. अगर supposing television के अंदर बहुत action packed movies आ रही हैं और जो देखने वाले हैं कुछ जो हैं वो देखने वाले थके हुए हैं, they just want to relax, so they're getting a thrill out of watching that action packed films. और कुछ लोग तो they probably would just watch it for entertainment sake, and there might be people जो कि थोड़े से पैसे ही mentally unbalanced हो, वो action packed movies देखें तो maybe they would be provoked to do something what they are seeing. जैसे कि एक observation ये हो गई थी कि जी movies जो हैं जो thriller movies हैं उसमें वो बैंक robberies की बड़ी movies दिखा रहे हैं और उसके अंदर they are having these innovative and creative ways of robbing the bank. So maybe if somebody has a criminal mind, he would
have ideas of doing the same thing. But then maybe there are people who who just wants to have a thrill, who just want relaxation. So since their characteristic is different, so the program that they are seeing would have a different effect on them. So this is how Wilbur Schramm and other social scientists summed up their findings. इसके साथ साथ जो उनकी word of advice जो साथ में दी, क्योंकि they were working with this limited effect paradigm, and they were saying that since television has a different effect on different people, and it's the interaction between the viewer and the whatever is being shown on the television, उसमें जहाँ तक के बच्चों की concern है, so what their advice was that it is not the television which has any effect, or even if it does have an effect, it is the parents who can play a very important role when it comes to minimizing a certain effect of the television on the children. Mind you, they didn't say that the television is having no effect. What they were saying was that it has some effect on some children. So if there is a concern that some children are having some sort of a negative effect, then the role of the parents should come, and they should be guiding the children, or they should be helping the children and differentiating between right and wrong. So the focus was कि अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर टीवी का असर है और वो नेगेटिव असर है, तो the parents counseling has to come in. You cannot blame the television. आजकल भी वैसे जो एक फिर से जो फ़ज़ा है आजकल के ज़माने में भी यही है कि जी आजकल के जो बच्चे जो हैं वो they tend to misbehave with their elders, and the blame is on the television. And then in a book, I was reading it the other day, somebody pointed out something very interesting, and it said, ji, how would it feel that a stranger comes to your house and you are unaware of it, and it teaches certain values and certain things to your child, and he goes away, and then later on your child comes and speaks about those things, and then you get a shock, and you say, from where has he learned that thing? What the author was trying to say was that there is a stranger in your house in the form of television, and you let your child watch the television unguarded कह लें या unguided, and thinking that the child is out of your way. आप अपने काम हैं और बच्चा चलो मसरूफ़ तो है. अब वो मसरूफियत के अंदर क्या है कि बच्चा जो है वो हर किस्म की जो बातें हैं वो gradually assimilate कर रहा है, and then he's reproducing the same thing. So what Wilbur Schramm and the other researchers said, if you feel that the child is being affected like that, then you have to come in and you will have to intervene. So this was a piece of advice that was being given. In fact, I would like to share one thing with you कि एक कंप्यूटर की टर्म है जिसको हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट. इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप कंप्यूटर में फीड करते हैं वही चीज़ कंप्यूटर रिप्रोड्यूस करता है. It doesn't create something out of the blue. Whatever you have fed into the computer, it's going to reproduce the same thing. Maybe it will, join the things in a different way, but it will reproduce the things that you have put in the computer. इसी तरह हम और आप भी होते हैं, इसी तरह बच्चे भी होते हैं कि whatever things that they are being exposed to constantly, naturally that's what they're going to think about, and that's what they're going to talk about, and that's how they are going to act. So it's very important कि जब हम टेलीविज़न के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो we must see कि what are they seeing, what are they listening to, so that if there is a very strong influence of television, that is checked. This was the theory, this was the proposition that was put forward by Wilbur Schramm and his colleagues, that if the parents have to play an important role when it comes to any sort of effect or any sort of negative effect on the children. क्योंकि children के बारे में ये भी कहा जाता है कि they are very sensitive, they are very vulnerable to new ideas, to new things, and they basically innocent है, clean slate है, whatever is being told to them, they tend to accept it very readily. तो उस चीज़ को चेक करने के लिए
the content, the argument was that you need to be with the children, you need to interact with the children and guide them when they are watching television. अब हुआ ये कि विल्बर श्रैम और उनके स्कॉलर्स ने जब ये रिसर्चेस की तो एक जो जनरल सोशल साइंटिस्ट की जो आउटलुक बनी वो ये बनी कि वी हैव टू वर्क विद इन दिस पैराडाइम एंड वी हैव टू वर्क within this paradigm or within this belief system that media does not have a powerful effect. अब नंबर ऑफ रिसर्चर्स होने लगी और लोग जो थे उसी में खुश रहने लगे, या सोशल रिसर्चर उसी में कंटेंट थे कि जी यही चीज़ है कि मीडिया का पावरफुल इफेक्ट नहीं है. लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने ये सोचा कि जो सिर्फ रिसर्चेस हो ही जा रही हैं इनका देयर हैज़ टू बी there should be some conclusion that should be drawn out of all these researchers. So there was this person by the name of Merton. He was very interested कि कोई इस किस्म की बात निकले या कोई इस किस्म की थ्योरी निकले जो कि इन छोटी छोटी जो रिसर्चेस हुई हैं उनको बेस बनाकर एक थ्योरी बने. और ये जो छोटी छोटी रिसर्चेस हो रही हैं ये भी एक एट स्मॉलर लेवल they are having certain assumptions और उन assumptions को वो सामने रख कर तो वो researches कर रहे हैं. At smaller level जो assumptions की गई हैं उसको उन्होंने नाम दिया middle range theories का. The whole idea was कि जब ये छोटी छोटी researches होंगी with these smaller assumptions, so what will happen? A bigger theory would be made. So this is how Merton visualized middle range theories. Let's look at the definition of middle range theories also. According to him, middle range theories consist of limited sets of assumptions from which specific hypotheses are logically derived and confirmed by empirical investigations. Middle range theories को इसने सन डिफाइन किया या उसकी one of the characteristics ये बनाई कि they consist of limited set of assumptions. We've discussed it earlier also. जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें हम अजम्पशंस करते हैं और हाइपोथेसिस को मैंने आपको पहले भी बताया था. हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस एंड व्हाट वी मीन बाय एजुकेटेड गेस इज कि हम दो वेरिएबल्स को या दो मफरूज़ों को हम उनके आपस में कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं. तो मिडिल रेंज थ्योरीज के अंदर एक छोटी दो अजम्पशंस को लेकर एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है और उसकी बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है या एम्पिरिकल रिसर्च होती है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल रेंज थ्योरीज जो है वो क्या है? दीज थ्योरीज डू नॉट रिमेन सेपरेट बट आर कंसोलिडेटेड इनटू वाइडर नेटवर्क्स ऑफ थ्योरी. तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल रेंज थ्योरीज में बताई गई जो मर्टन ने एडवोकेट की वो ये की कि ये थ्योरीज हैं ये पहले तो एट स्मॉलर लेवल काम करते हैं लेकिन ग्रेजुअली ऑल दीज थ्योरीज आर कंसोलिडेटेड एंड दे आर knitted टुगेदर and then it gives rise to one big theory. और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिडिल रेंज थ्योरी की वो मर्टन ने एडवोकेट की वो ये थी, these theories are sufficiently abstract to deal with differing spheres of social behavior and social structure so that they transcend sheer description of or empirical generalization. ये जो मिडिल रेंज थ्योरीज हैं वो सोशल फिनोमिना या सोशल स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह समझने के काबिल नहीं होती बल्कि वो उनको एक छोटे लेवल पे समझते हैं और वो जो छोटे लेवल पे समझने की कोशिश कर रही हैं उसके लिए दे डू सर्टन रिसर्चेस एंड देन फ्रॉम दोज रिसर्चेस एम्पिरिकल जनरलाइजेशन इज मेड. दिस मीन्स कि द मिडिल रेंज थ्योरीज कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल सोसाइटी द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन अ सोसाइटी in one go. They have to study the society at smaller level. At smaller level, what I mean is कि जो माशरे में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में उनका रिलेशनशिप देख सकते हैं. The fourth characteristic of middle range theories, which was propounded by Merton, was the middle range orientation involves the specification of ignorance rather than pretend to knowledge where it is in fact absent. This orientation expressly recognizes what must still be learnt in order to lay the foundation for still more knowledge. Middle range theories की जो base है वो ये है that is based on ignorance. This is interesting.
कि वो ये कहते हैं कि जी हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते जब तक कि हम उस पर रिसर्च करके कोई एविडेंस लेके नहीं आ जाते, और कोई भी चीज़ हतमी तौर पे नहीं हम कह सकते कि हुई है, क्योंकि you keep on doing researches and you keep on increasing the body of knowledge, and so you just cannot say कि जी this particular theory will be able to answer all your questions or will be able to cover all aspects of that question. तो इसलिए मिडिल रेंज थ्योरी की जो एक बेस या प्रेमाइस बनती है वो ये बनती है कि जी लैक ऑफ नॉलेज, प्रेमाइस बनती है वो इग्नोरेंस की बनती है कि जी हमें नहीं मालूम है और अब हमने मालूम करना है थ्रू रिसर्च. So Merton argued that all this research work would eventually be brought to construct a comprehensive theory, something like what happens in pure sciences. कि pure sciences के अंदर भी ये था कि छोटी छोटी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले छोटी छोटी रिसर्चेस की और उसके बाद दे केम अप विद ग्रैंड थ्योरी. तो यहाँ पे जो मर्टन था उसने कहा कि इसी तरह अगर हम छोटी छोटी थ्योरीज बना के माशरे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते रहेंगे तो फाइनली वी विल बी एबल टू knit them, we will be able to consolidate all these theories and come up with a one big theory about the relationship of society with the media. और उसमें जो प्लस पॉइंट वो बताते हैं, जब वो या वो कहते हैं कि इस जो इवेंचुअली जो थ्योरी बनकर आएगी वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि इट विल बी बेस्ड ऑन एविडेंस, इट विल बी बेस्ड ऑन इट विल बी एम्पिरिकली ग्राउंडेड, and so it would be much more superior compared to the previous theory. और previous theory वही powerful effect वाली जो थी कि उसके मुकाबले में जो अब जो theory बनेगी वो that will be much more powerful because which will be much more authentic because it is based on empirical evidence. अब हुआ ये कि मर्टन ने ये तो कहा कि ये जो middle range theories हैं ये मिलकर एक बड़ी theory बना देंगी about media and society. But the problem arose when they were unable to knit these small theories into one theory. And we will see in the later session how, because of this thing, they could never really come up with one theory about media and society. So let's just summarize what we have discussed about middle range theories. Unlike grand social theories, that is mass society theory, that attempted to explain all forms of social action, middle range theories were designed to explain only limited domains or ranges of action that had been or could be explored during empirical research. Now we will study the few middle range theories, few very prominent middle range theories which were founded in 1950s and in 1960s. One of the theories, one of the middle range theories, functional analysis approach. Functional analysis approach जो थी वो मर्टन ने एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी से हेल्प लेके तो उसका रिलेशनशिप विद द मीडिया देखा. What is assumed is कि in the society there are different elements that are working. There are different there are different people, there are different institutions that are working, and all these elements, all these people or all these institutions are helping the society to be functional, or they are helping the society to go on smoothly. और जब कोई माशरे के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस आएँ या कुछ लोग ऐसे आ जाएं जिससे कि जो स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी दैट इज डिस्टर्प्टेड, so that element those individuals are called dysfunctional. So the assumption in the functional system was कि the society के अंदर society जो है it's something like a body, something like a human body, और इस human body के अंदर every part or every organ of your body is functioning and it is performing a certain work and they're all complementing each other. Heart is doing a certain job, lungs is doing a certain job, your liver is doing a certain job, and they're all functional and they're all complementing each other, and that's how your whole body is moving. It is growing, it is developing, it is thinking, and it's doing so many things. But if any part of your body is
इज बिकम सिक और या उसमें कोई बीमारी आ जाती है या कोई उसमें वायरस आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, द होल बॉडी इज अफेक्टेड। और जब वो अफेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि जी वो ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज हैज़ बिकम डिसफंक्शनल। इसी चीज़ को, इसी एनालॉजी को आप सोसाइटी में ले आए कि सोसाइटी में हर इंडिविजुअल, हर इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई काम कर रही है। कारपेंटर भी काम कर रहा है, उसके अंदर मेसन भी कोई काम कर रहा है, इंजीनियर भी कोई काम कर रहा है, डॉक्टर भी कोई काम कर रहा है, लॉयर भी कोई काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी कोई काम कर रहे हैं, टीचर्स भी कोई काम कर रहे हैं। Everybody is working and all these people who are working in the society are functional, and because they are working the society is going smoothly. और अगर इस माशरे के अंदर कोई ऐसा या कोई ऐसी एलिमेंट जिससे कि सोसाइटी की स्मूथ रनिंग में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए या कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ये जो माशरे की चीज़ है ये डिसफंक्शनल हो गई। इसी चीज़ को लेके मीडिया के ऊपर आते हैं। मर्टन ने मीडिया के साथ यही बात की कि जो मीडिया है वो भी क्या वो एक फंक्शनल काम कर रहा है या वो डिसफंक्शनल काम कर रहा है। और दिस इज़ व्हाट द मीडिया, द रिसर्चर्स हैव टू फाइंड आउट। एंड अकॉर्डिंग टू मर्टन, क्योंकि माशरे के अंदर जो मीडिया है वो कोई ऐसी खातिर खा तब्दीली नहीं लेके आ रहा कि जिसमें कि इंटायर सोसाइटी फाइबर इज़ ब्रेकिंग डाउन and the whole system of the society is collapsing. So media is not dysfunctional, it is quite functional, और इसलिए हमें उससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ जो एक और इसके साथ वो बात करता है वो ये करता है कि जी जिसको कि वो लिमिटेड पैराडाइम के अंदर बात करता है कि जी अगर मीडिया कर भी रहा है तो वो इतना नॉमिनल है, इतना लिमिटेड है कि जिसकी वजह से सोसाइटी जो है उस पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ भी नहीं रहा। तो मर्टन यूज दिस फंक्शनल अप्रोच इन टू वेज। वन, ही सेड कि द सोसाइटी इज़ गोइंग स्मूथली, देयर इज़ नो मेजर डिस्ट्रप्शन इन द सोसाइटी, देयर इज़ नो मेजर चेंज इन द सोसाइटी, सो इट इज़ performing a functional role, so we should not be disturbed by the television. And then at the same time, if keeping the limited effect paradigm in mind, even if it is, but it is having an effect on few people, and on some people are affected in some ways which might be harmful, but then you don't have to worry because that harmful effect is not as powerful which is affecting the whole society. So it is not performing a dysfunctional job in the society. So you don't have to worry as far as the television is concerned. The interesting thing about this functional analysis approach was that there is no such thing as good or evil. What they replaced, the terms that they replaced were functional and dysfunctional. उनको ये बड़ी, सोशल साइंटिस्ट को ये बड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगी कि माशरे में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि माशरे में कोई चीज़ फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है। फंक्शनल का उन्होंने क्या मतलब बताया कि अगर माशरे के ये स्मूथ रनिंग हो रही है तो वो फंक्शनल है, और अगर माशरे में कोई ब्रेक आ रहा है या कोई डिस्ट्रप्शन है या कोई गड़बड़ हो रही है तो वो चीज़ जो है वो डिसफंक्शनल है। और माशरा जो है उसमें अगर कोई चीज़ डिसफंक्शनल है एंड दैट थिंग इज़ नॉट having a very strong impact, and or the dysfunctional things are less compared to the functional things, so the balance is created, and because of that balance the society is running smoothly. अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो मसला आता है इस अप्रोच के अंदर, वो ये है कि एक चीज़ जो माशरे में किसी एक लोगों के लिए या किसी एक ग्रुप के लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए फंक्शन हो सकती है, हो सकता है वो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या दूसरे लोगों के लिए या दूसरी इंस्टीट्यूशन के लिए डिसफंक्शनल हो। जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिशियन। नाउ सपोजिंग इफ देयर इज़ अ करप्ट पॉलिटिशियन और मीडिया जो है उसको एक्सपोज करता है, तो एक किस्म का उसने फंक्शनल किरदार अदा किया कि एक माशरे में एक करप्ट पॉलिटिशियन को आइडेंटिफाई किया, उसको लोगों के सामने लेकर आया, तो एक फंक्शनल किरदार था, एक जिससे कि माशरे में एक चीज़ जो है वो करप्शन को रोकने में काम आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जिस पॉलिटिशियन के बारे में ख़बर आई उसके लिए
media has been dysfunctional because उसकी जो life थी, after all he is also part of the society, उसका जो lifestyle था वो that was disrupted. So at one instance, from what is might be good for some, what might be functional for some might be completely dysfunctional for the other one. इसी तरह आप कोई political groups ले लें या political parties ले लें या government और opposition ले लें. Let's take the example कि supposing किसी मुल्क में एक हुकूमत है और एक opposition है, और हुकूमत जो है वो चाहती यही है कि इस तरह की मीडिया में गुफ्तगू हो जिससे कि everything is smooth and nobody would ever point out, nobody would ever see कि कोई माशरे में कोई गड़बड़ भी हो रही है. लेकिन अगर मीडिया के अंदर अपोजिशन की आवाज़ सामने आती है और जो भी लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ बात जाती है, तो देन एक नज़रिए से देखा जाए, अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मीडिया ने एक बड़ा फंक्शनल रोल प्ले किया है कि सोसाइटी के अंदर जो ऑपरेशन है जो बाय द रूलर्स दैट इज़ बीइंग एक्सपोज. लेकिन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू the role that the media has played is very dysfunctional because एक smooth running हो रही थी, एक smooth lifestyle था, उसके अंदर disruption आई है. So this approach basically rationalizes the status quo. Status quo से मुराद है कि जिस तरह से जो चीज़ हो रही है वो ही होती चली जाए तो वो functional है, और अगर जिस तरह से जो चीज़ हो रही है अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए तो वो dysfunctional है. This had में जो criticism है वो यही है कि supposing if there is a powerful elite which is ruling the society and they have their own vested interest which they keep in mind, और उसी को सामने रखकर they are making all the functionaries or all the institutions of the society work, तो naturally क्या होगा कि अगर वो exploitative authoritarian government है तो उसमें ये होगा कि जी जो लोग हैं वो तो exploit हो रहे हैं, और लेकिन apparently जो सोसाइटी है वो बहुत स्मूथ जा रही है. तो दिस फंक्शनल अप्रोच बेसिकली legitimizes the status quo. It does not accept the change that could come radically, and that if that it would, then it would be considered as dysfunctional. और मीडिया के साथ हम इसको ऐसे रिलेट किया है कि मीडिया जो है वो उस वक्त डिसफंक्शनल हो सकता है जबकि वो माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ जाए. लेकिन अकॉर्डिंग टू दी स्कॉलर्स, सिंस द सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज, so media is not playing a dysfunctional role, and that is why we don't have to worry from the television or from the media. The other middle range theory that was put forward is the information flow theory. Information flow theory जो है उसकी जो background थी that is linked with persuasion theory. Remember when we discussed it earlier कि किसी को जो persuasion theory थी उसमें ये बात कही गई थी कि अगर हमें किसी को किसी बात के लिए persuade करना है तो it is not an easy thing. That changing the opinion or the behavior of the people is not an easy thing. There are many impediments, there are many obstacles which come in one's way when one is trying to change other person's opinion. बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं किसी के रवैयों को या किसी के एक्शंस को बदलने के लिए. तो इसी तरह ये इंफॉर्मेशन फ्लो थ्योरी थी उसने भी एंड इसको सामने रख के दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी जो इंफॉर्मेशन मीडिया से आ रही है वो किस हद तक लोगों में वैसे ही समझ में उनको वो इंफॉर्मेशन वैसे ही समझ में आ रही है जैसे कि इट इज़ इंटेंडेड टू बी गिवन और टू बी रिसीव्ड बाय द ऑडियंस. इसमें बात क्या होगी कि द कंसर्न वाज कि इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द मीडियम from television or from press or from any medium that is coming, is it being received by the people or is it being decoded by the people in the same manner as it was intended? So the overall objective of this work was to assess the effectiveness of media in transmitting information to mass audiences. In order to understand the effect of the mass media on the audiences, they picked up the issue of information. How effective is the media
in transmitting information to the audiences, यानी कि जो information मीडिया दे रहा है वो किस हद तक लोगों को वैसे ही पहुंच रही है जैसे कि मीडिया चाहता है। जब बहुत सी रिसर्चेस हुई तो उसके बाद दे फाउंड आउट कि देयर आर नंबर ऑफ बैरियर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन to the audiences as it is intended to. The barriers that came out were, one of the barriers was the level of education. लोगों का जो different level of education है, that is one of the main reasons, that is one of the main barriers when it comes to the understanding of the information that is being transmitted through the media. अगर अब टेलीविज़न के ऊपर कोई टॉक शो हो रहा है या किसी का कोई इंटरव्यू हो रहा है तो जो लोगों की जो तालीमी मयार है that will determine how they have understood that information and how they are going to retain it. Another barrier that was thought of was the amount of media use for news. इसका मतलब ये था कि जो लोग ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़र्क है बनिस्बत उनके जो कि कम टेलीविज़न देख रहे हैं. So the amount of time that is spent in front of news is also one of the reasons for the way information is transmitted from the medium to the audience. Third is the interest in the news. What we mean by interest in the news, कितना शौक से जो different audiences हैं वो उस खबर को सुन रहे हैं, that is also the reason for the way they remember that particular news. Fourth is difference between hard and soft news. This is an interesting thing कि it also depends, यानी कि जो information जो उनको मीडिया से मिल रही है वो किस हद तक ऑडियंस को वैसे ही मिल रही है जैसे कि मीडिया चाह रहा है. उसमें दो और एलिमेंट्स भी हैं, वो है हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ के. हार्ड न्यूज़ वो न्यूज़ होती है जैसे कि आपके पास किसी पॉलिटिकल मैटर के ऊपर आए या कोई साइंस या टेक्नोलॉजी की कोई ख़बर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई ख़बर हो तो इट्स अ हार्ड न्यूज़. सॉफ्ट न्यूज़ है इंटरटेनमेंट की न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो. तो बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन the kind of information, one is based on hard news and the other is based on soft news. That is also the reason how the audience remembers and how the audience takes that information. Or another barrier in the information flow theory that came out was way people interact with people. कि अगर लोग जो हैं वो बात करते हैं दूसरे लोगों के साथ उस खबर को सामने रख कर तो दैट वुड बी, या फिर पास लोग खबरें इसलिए सुनते हैं सो दैट दे कैन हैव समथिंग टू टॉक अबाउट इन अ सोशल सर्कल. सो व्हेन यू आर लिसनिंग न्यूज़ विद दिस पर्टिकुलर आइडिया इन माइंड कि जी आई एम गोइंग टू लिसन टू दिस एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू माई फ्रेंड्स और टू माई colleagues. So then you will be listening to news in a different way, or you will be receiving the news in a different way. And if you think that I'm just listening to the news or I'm just watching news so that maybe it's just a pastime, or maybe it's just that you are seeing because you just want to be informed. So then the retention, then the understanding of that news would be different. So these barriers were brought out after doing number of researches when it came to the transmission of information from television to the audience. इसके अलावा these scholars conducted another very interesting research. What they did was that they gave some information to certain houses in a locality and they told them कि अगर आप यही information जैसे कि हमने आपको दी है वो आप अपने neighbors में बताएंगे तो when we come back we will give you some gift. So after a week or so they went back to the people and they went into the locality to find out whether that information has been passed on or not. वैसे तो majority में ये पता लगा कि that information was not passed, but जहाँ जहाँ ये information पास हुई वहाँ पे ये भी देखा गया कि वो जो information इन्होंने लोगों को कही थी कि वो आगे दो, उस information में distortion थी, यानी कि that information was not exactly the same information that they had given to those few people. So in the end they came up with this conclusion कि अगर हम लोगों को एक फ्री गिफ्ट का भी इंसेंटिव दें तो लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन को उसी तरह से नहीं पहुंचाते जिस तरह से कि इंटेंडेड होती है. और इसी को फिर उन्होंने they tried to bring it out on the media and they said कि
how can the information that is given or that is transmitted through the media will have the same effect on everyone. क्योंकि आम हालात में तो हमने देखा कि इंसेंटिव होने के बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से समझी और आगे बताई. तो टेलीविज़न के मामले में भी फिर यही हालात होंगे कि टेलीविज़न हैज़ अ वेरी लिमिटेड इफेक्ट. एंड दिस इज़ जो थेरीज में बनी वो इंफॉर्मेशन फ्लो थेरी बनी. इंफॉर्मेशन फ्लो थेरी के बाद अनदर मिडिल रेंज थेरी दैट वाज आल्सो पुट फॉरवर्ड इज द एंटरटेनमेंट थेरी. एंटरटेनमेंट थेरी जो थी वो भी इस लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम के अंदर ही वर्कआउट करती है. एंटरटेनमेंट थेरी के जो जिन्होंने प्रोपाउंड की उनका ये कहना था कि व्हाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ टेलीविजन. टेलीविजन इज जस्ट अ मेयर tool of entertainment. The people who criticize television are basically those people who are elite and who are worried कि जो उनका जो उनका एक sophisticated जो उनका entertainment का taste है that is being affected or that is on decline. Now the criticism was that there is a class which want to maintain a certain standard of entertainment. And now with the coming of the television, that standard is not there. So the elite is disturbed. And the propounders of this theory said, okay, look, the television is just an entertainment for public. And people watch television because it's a relief from their everyday work. लोग जो है वो टेलीविज़न के सामने इसलिए आते हैं ताकि थोड़ा सा उनका एक चेंज हो जाए, थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाए और फिर वो थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें. उसके बाद दे आर रिजुविनेटेड, दे आर रिवाइटलाइज्ड टू गो बैक इनटू द रियल वर्ल्ड एंड डील विद द रियल इश्यूज. सो दे वर सेइंग कि टेलीविज़न का सच कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. टेलीविज़न इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लेट द पब्लिक enjoy the television and let the public enjoy the different programs, for it is a diversion from their everyday, from their mundane tough life. और साथ में जो उनका another thing that they said was कि अगर आपको ये डर है कि कुछ लोग जो है वो couch potatoes बन जाते हैं. The couch potato term is an interesting term. It means कि जो लोग टेलीविज़न देखते रहें और सारा वक्त टेलीविज़न देखते हुए चिप्स खाते रहें. तो दे आर सिटिंग ऑन देयर सोफा, दे आर सिटिंग ऑन देयर काउचेस एंड दे आर ईटिंग चिप्स. सो द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर दोज हु आर वेरी who watch television for a very long period of time and very involved in television, for those people the term is couch potatoes. So these researchers said that if you are worried that the people will become couch potatoes, they are, to begin with, they are very few, and even if they are, then these people have made a conscious decision themselves. Now, for what if there was no television? If these people wanted to be addicted, they would be addicted to something else. They could be addicted to drugs, they could be addicted to music, they could be addicted to books, and this time they have decided to be addicted to the television. So you can't blame the television for any sort of addiction. You can't blame the television for making people couch potatoes. It's the people who have made this decision that they want to be addicted to the television. And if there would have been no television, they would have been addicted to something else. So जो entertainment जो theory के जो लोगों ने propound की, उनका ये कहना था कि television has no influence on the public or on the audience. The only thing that it provides is the entertainment, and it should be taken only as an entertainment thing. So this concludes our this session. Inshallah ta'ala, in the next session we will do some more middle range theories, some more prominent middle range theories, जिसमें के Clapeyron's generalization है, diffusion theory आएगी, elite pluralism आएगा, and then we will briefly recap the assumptions that were made by the limited effect paradigm, the contributions of the limited effect paradigm, and the criticism of the limited effect paradigm. Till then, Khuda Hafiz.